नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप MP360 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना है ना अपना कमेंट में अपना जो भी मत हो मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों। ये मेरी सेक्शन योग्यताएं हैं और आपके सामने है। ये अच्छा टॉपिक है पानी हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, है ना। ये मेरा टाइम टेबल है, हालांकि इसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं दोस्तों। अब साइंस शाम 6 बजे से शुरू होगा, साइंस MCQ, और मध्य प्रदेश शाम 7:30 बजे से। ये मेरा प्रतिदिन का रात 9 बजे का है दोस्तों। संस्कृत और हिंदी ये मेरा ओवरऑल टाइम टेबल है। इन क्लास में आइए। आप भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर कैसे रजिस्टर करेंगे इसके विषय में बताता हूँ। अनअकैडमी कैसे काम करता है इसके विषय में भी आपसे चर्चा करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि MPPSC और मध्य प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है। अगर अनअकैडमी का देखने जाएं तो अनअकैडमी का मुकाबला आज करने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं बचा है दोस्तों, है ना। क्योंकि अनअकैडमी पर भारत की टॉप मोस्ट फैकल्टीज़ हैं और अनअकैडमी आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है। ये क्लासेस ऐसी होती हैं जहां अपने डाउट सेशन होते हैं, जहां आप अपना डाउट क्लियर करके सीधा पढ़ सकते हैं और ऐसा फील पा सकते हैं जैसे कि क्लासरूम में बैठे हुए हो आप। साथ ही अनअकैडमी पर अनलिमिटेड टेक्स्ट की सुविधा भी है। आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं टेस्ट लगा करके कि हमारी तैयारी क्या चल रही है दोस्तों। अनअकैडमी देता है स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जिससे आपको टेस्ट आपको नोट्स बनाने की झंझट से मिल जाती है मुक्ति। ये बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों कि अब आपको नोट्स नहीं बनाना है। अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा है, 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन आप अनअकैडमी के साथ जुड़े रह करके अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। केवल कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन में एक अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। जाइए आज ही अभी प्ले स्टोर खोल करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और अनअकैडमी से जुड़ जाएं अपना प्रोफाइल कंप्लीट करके। अगर अनअकैडमी पर करना चाहते हैं आप पूरी तैयारी तो लीजिए सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आपको 6 माह का लेना है या 12 माह का, 1 साल का, या फिर 2 सालों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वर्तमान कोरोना हर्डल्स को देखते हुए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि लंबा सब्सक्रिप्शन आपके लिए ज़्यादा फायदा देगा। ध्यान रखना दोस्तों, भारत के, क्योंकि ये तो एक सस्ता पड़ जाता है दोस्तों, और साथ ही भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का बहुत अधिक आपको कम दामों में जब अवसर मिल रहा है। जितना लंबा सिलेक्शन लेंगे आप, जितना लंबा सब्सक्रिप्शन लेंगे उतना ही सस्ता पड़ेगा। आप देख सकते हैं 8,800 में 1 साल का है और 2 सालों का है दोस्तों 12,800 का। वहीं 6 माह का 7,200 रुपये का है। आप चाहते हैं डिस्काउंट तो डालिए कोड AUP10 जो दिलाएगा 10% का डिस्काउंट। आपको जो दोस्तों 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 7,920 का, और 2 सालों का 11,520 रुपये की छोटी सी राशि में। डिवाइडेड बाई 24 करिए तो 480 रुपये प्रति माह हमें, 480 रुपये प्रति माह की राशि में आप भारत के टॉप मोस्ट एजुकेटर से क्लासेस ले सकते हैं। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेते समय AUP10 कोड डालना मत भूलिए दोस्तों। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वेरियस वेस्टेज मटेरियल। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन एवं उचित निस्तारण क्या करना है। अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से होता है जिसके अंतर्गत अपशिष्ट के निर्माण से लेकर, ठीक है, उनको बनाने से लेकर उनका कलेक्शन करना, परिवहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और उनका प्रोसेसिंग करना, और लास्ट में उनका निस्तारण करना, उसको डिस्पोज करने, ये सारी प्रक्रिया को अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों। उक्त प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चरणों तथा संग्रहण, कलेक्शन, परिवहन, उपचार और निगरानी के साथ निस्तारण को भी शामिल किया जाता है मित्रों। विभिन्न अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन तथा उचित निस्तारण करने के लिए एक विधि होती है। इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदानुक्रम, जिसको 3R के नाम से जाना जाता है, इसका अनुसरण करता है। पहला है दोस्तों न्यूनीकरण, चीजों को कम करना, रिड्यूस करना। ठीक है, इसके उपयोग में कमी लाइए। प्लास्टिक हानिकारक है, उसका उपयोग कम करिए, उसके स्थान पर कपड़े का झोला लेकर जा सकते हैं। दूसरा होता है पुनः उपयोग, रीयूज। ठीक है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग करना। और तीसरा होता है पुनर्चक्रण, रिसाइकल करना।
ठीक है, एक प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं, उस प्लास्टिक से कोई दूसरा प्लास्टिक का उत्पाद बना दीजिए, दैट्स कॉल्ड रिसाइकल। ये 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट का प्रबंधन कर सकते हैं और उनका उचित निस्तारण कर सकते हैं। अब देखिए ठोस अपशिष्ट के प्रकार क्या होती है। सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, ये ठोस होता है ना। ठीक है, प्लास्टिक के उत्पादों के प्रयोग से निर्मित होते हैं, ये प्लास्टिक अपशिष्ट होते हैं दोस्तों। जैसे आपके घर में कोई डिब्बा डिब्बी आया, ठीक है, मान लो आपने ये वाली चीज़ है, इसको फेंक दिया, ये ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट था। ठीक है, आपने उपयोग किया, उसको फेंक दिया। ठीक है ना। और दूसरा है जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, चिकित्सकीय कार्यों जैसे निदान, उपचार और प्रतिरक्षा। हाँ, है ना, जो चिकित्सकीय कार्य होते हैं उनमें भी ये बनते हैं। जैसे आपने इंजेक्शन लगवाया तो वो इंजेक्शन डिस्पोज कर दिया, वो भी एक प्रकार का क्या होगा, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट ही तो होगा दोस्तों। ठीक है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, है ना, इम्यूनाइजेशन। तो ये इम्यूनाइजेशन जैसे ये सारे जो हैं ये अपशिष्ट का उत्पादन करते हैं। सुई हो गया, सिरिंज और दवाएं जिन पैकेट में आती हैं उन रैपर्स, वो भी एक ठोस अपशिष्ट के होते हैं प्रकार दोस्तों। ठोस अपशिष्ट के प्रकारों में एक होता है ई कचरा, जिसको कहते हैं ई वेस्ट। इसमें उपयोगी, अनुपयोगी, जैसे इसमें अनुपयोगी कंप्यूटर मॉनिटर, मदरबोर्ड हो गया, कैथोड रे ट्यूब हो गई जिसको सीआरटी कहा जाता है, मुद्रित सर्किट बोर्ड हो गया, पीसीबी हो गया, ये सारे, है ना, जो जैसे पर्सनल कंप्यूटर है आपका, तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ई अपशिष्ट होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, मोबाइल फोन, है ना, पॉजर्स कॉपेट हो गया, हेडफोन हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उत्पन्न होते हैं। अगला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। 2016 में इस नियम का प्रभाव सभी स्थानीय निकायों एवं नगरीय संकुलों पर होगा। अर्बन एग्लोमरेशन जो होते हैं उन सभी पर यह लागू कर दिया जाएगा, 2016 से कर दिया गया है इस नियम का प्रभाव। ठीक है, जो लोकल बॉडीज होती हैं, जो नगरीय इकाइयां होती हैं, उन सब पर। और कहा गया कि जो प्रदूषण करता कौन है, हम और आप जो रह रहे हैं, यही तो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। प्रदूषणकर्ताओं के कर्तव्य का निर्धारण करते हुए सर्वप्रथम यह कहा गया कि प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों जैसे जैव निम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल, गैर जैव निम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को देंगे। ये निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता कौन होता है, कचरा गाड़ी आ गई, उसमें दे दिया आपने, नगर निगम के कर्मचारी आ गए, उनको दे दिया। तो ये होते हैं जो कचरे को संग्रहित करते हैं, उन्हें देना आवश्यक होगा। और देखिए खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट अधिनियम 2016, ये नियम उक्त नियम में उल्लिखित अनुसूची 1 से 6 में वर्णित खतरनाक पदार्थों पर लागू होता है। ये नियम किस पर, जो, ठीक है, खतरनाक प्रदूषक होते हैं उन पर लागू होता है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि खतरनाक पदार्थ का धारक निम्नलिखित पदानुक्रम का अनुसरण करेगा। पहला होता है प्रिवेंशन, निवारण करता है। दूसरा होता है मिनिमाइजेशन, न्यूनीकरण, कम करना। तीसरा होता है रीयूज, पुनः उपयोग करना। चौथा होता है रिसाइकल, पुनर्चक्रण करना। पहला होता है निवारण, प्रिवेंशन। दूसरा होता है मिनिमाइजेशन, न्यूनीकरण। तीसरा होता है पुनः प्रयोग, रीयूज। चौथा होता है पुनर्चक्रण, रिसाइकल। पांचवा होता है रिकवरी, उपयोग एवं प्रसंस्करण, ये पांचवा होता है। छठवा होता है सुरक्षित निस्तारण, सेफ डिस्पोजल। ठीक है, तो ये कुछ प्रिवेंशन की ये खतरनाक जो एक नियम है, उन्होंने कहा खतरनाक पदार्थों का किस प्रकार से अपन क्या करेंगे। तो पहला प्रिवेंशन करिए, तो क्या हो, इनका निवारण। दूसरा, इनकी मात्रा में कमी लाई जाए, मैंने कहा पुनः उपयोग किया जाए। और चौथा, ये रिसाइकिल किए जाए। पांचवा होगा दोस्तों कि रिकवरी, ठीक है, उद्योग एवं प्रसंस्करण हो, और सुरक्षित निस्तारण की इनकी व्यवस्था हो। ये 6 नियम बताए गए थे। ई कचरा प्रबंधन नियम, ई कचरा प्रबंधन नियम 2016, अक्टूबर 2016 में प्रभाव में आया। ठीक है, और यह नियम प्रत्येक निर्माता, बनाने वाले को, जो उत्पादन कर रहा है, उपभोक्ता जो इसका उपभोग कर रहा है, जो इसे बेच रहा है, जो कलेक्ट करता है वेस्टेज को, जो उपचार करता है, जो उपयोग करता है, सभी पर लागू होंगे। मतलब जो इसका हिस्सा है
वो उन सभी पर इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम लागू होगा। इस नियम से पहले अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 कार्यरत था। उसका स्थान लिया है इस 2016 के ई कचरा प्रबंधन अधिनियम ने। आइए आगे देखते हैं, अगली बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, इनका संपोषित प्रबंधन क्या होता है, इनकी बात अपन को करनी है। आइए अगली बात करते हैं, है ना। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वे सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहेंगे और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मिट्टी, वायु, जल, कोयला, पेट्रोलियम, वन्य जीवन और वन। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति का आशीर्वाद है, प्रकृति से मिले हैं, ये सभी संसाधन मित्रों क्या कहलाते हैं, ये सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार होते हैं। ये प्रकृति का वरदान है हमारे लिए। ये दो प्रकार के होंगे, एक होंगे, है ना, समाप्य संसाधन जिनका क्षय हो जाएगा, जो एक एक समय के बाद जो समाप्त हो जाएंगे। वो संसाधन कौन से होते हैं, वो संसाधन होंगे दोस्तों क्षय जिनका हो जाएगा, ठीक है, जिन जो समय पर समाप्त हो जाएंगे, है ना, ये कहलाते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होंगे। ये इनको रिन्यू नहीं कर सकता, ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है, ये लिमिटेड होंगे, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम, इनकी मात्रा सीमित है और ये सीमित मात्राएं तो कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा होंगे असमाप्य संसाधन, ये अनलिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, वह समाप्त नहीं होते, जैसे वायु, जल, ठीक है, ये असमाप्य संसाधन है। जल भी एक अच्छा संसाधन है, परंतु जो शुद्ध जल है वो लिमिटेड मात्रा में है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें। प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन या मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें और संसाधनों का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भी बनाए गए हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने के लिए इनके प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि यह अगली कई पीढ़ियों तक उपलब्ध हो सकें और संसाधनों का शोषण ना हो। पर्यावरण को बचाने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे गंगा कार्य परियोजना, गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, यह कार्य योजना गंगा एक्शन प्लान जीएपी, ठीक है, करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट था, तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए इस पर। ये 1985 में गंगा के स्तर को सुधारने के लिए बनाया गया था, गंगा एक्शन प्लान 1985 में बनाया गया। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जल की गुणवत्ता या प्रदूषण मापन हेतु कुछ कारक होते हैं, ठीक है, जैसे जल का पीएच मान, ठीक है, अगर ध्यान रखिए जो शुद्ध जल होता है इसकी पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, अगर इससे कम है तो वो अम्लीय जल हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा है तो वो क्षारीय जल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पीएच पैमाने पर अम्लता और क्षारीयता मापी जा सकती है। जल में उपस्थित होते हैं कुछ जीवाणु, इन जीवाणुओं को कहा जाता है कॉलीफॉर्म जीवाणु, जो मानव की आंत में पाया जाता है ना, और इनकी उपस्थिति से जल संदूषित या प्रदूषित होता है। अगर जल में, गंगा के जल में ये कॉलीफॉर्म जीवाणु अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं तो गंगा का जल अब क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो जल में जब कॉलीफॉर्म जीवाणु पाए जाते हैं और यही कॉलीफॉर्म जीवाणु मानव आंत में पाया जाता है, इसका दूसरा नाम भी है दोस्तों ई कोलाई नामक जीवाणु। एस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु मानव आंत में सहजीवी रूप से पाया जाता है, ठीक है। अगर ये पाया जाएगा तो ये वो दिखाता है कि उस स्थान का जल क्या हो गया है, प्रदूषित। अब पर्यावरण को बचाने के लिए 3R, ये 3R का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है, इनको पढ़ना है, ठीक है। ये 3R वाली कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। रिड्यूस मतलब कम करिए, रीयूज मतलब बार बार यूज करिए, और रिसाइकिल पुनर्चक्रण करिए, ठीक है।
आइए देखते हैं, जब आवश्यकता ना हो तब पंखे और बल्ब का स्विच बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे प्रकृति पर बहुत बड़ा उपकार होगा, क्योंकि बिजली बनती है कोयले से और कोयला करता है प्रदूषण। तो अगर आप कम लाइट का उपयोग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, और उससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। टपकते नल को ठीक करिए। ठीक है, पानी से अगर नल टपक रहा है तो एक दिन में 10 लीटर तक पानी बह सकता है, उसको ठीक करा लीजिए। आहार और भोजन को ना फेंकिए, वो किसी दूसरे के लिए जितना व्यर्थ, जितना ही लें थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, क्योंकि अन्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, कण कण। ठीक है, अन्न का एक कण, हर एक कण और जीवन का हर एक क्षण महत्वपूर्ण होता है। पुनर्चक्रण क्या होता है? कूड़े से पुनः चक्रण हो जाने वाले पदार्थ, प्लास्टिक, कांच, धातुएं, ठीक है, इनको अलग करके आवश्यकता की वस्तुएं बना लीजिए। ये पुनर्चक्रण है दोस्तों, रिसाइकल है। ठीक है, आप बार बार उपयोग करिए ना उसको, जिसको कर सकते थे। ठीक है, और पुनः उपयोग, चीज़ों को फेंकने के बदले उनका बार बार इस्तेमाल। एक पॉलीथिन को सीधा मत फेंकिए, फाड़ मत दीजिए, उसमें हो सकता है दोबारा उपयोग करें, तिबारा उपयोग करें। ये या फिर उपयोग ही ना करें, अपना एक अपना झोला बनाइए, ठीक है, कपड़े का बढ़िया, उसको उपयोग करिए तो और अच्छा होगा, प्रकृति पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे आप। अगला होता है मित्रों संपोषित विकास। ठीक है, संपोषित विकास को हम सतत धारणीय विकास भी कह सकते हैं, एसेंशियल डेवलपमेंट। संपोषित विकास की संकल्पना मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति और विकास के साथ साथ भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण भी करती है। है ना, सतत धारणीय विकास का अर्थ होता है एसेंशियल डेवलपमेंट, कि हम अपनी पूर्ति करते करते अपने जो फर्दर जनरेशन है उसके लिए संसाधनों का संरक्षण भी करते चलें। तो ध्यान रखिए, भावी संतति के लिए संसाधनों का संरक्षण, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा कर रखना, ये संपोषित विकास होता है, एसेंशियल डेवलपमेंट होता है, सतत धारणीय विकास, जिससे प्रकृति भी, है ना, प्रदूषित ना हो और काम भी चलता रहे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की व्यवस्था करते समय हमें ध्यान देना होगा कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण। ठीक है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या होता है, ये प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, कोयला है, हम भी उपयोग करें और हमारी आने वाली भावी जो पीढ़ियां हैं वो उनको भी उपयोग, ऐसा ना हो कि वो कहें हाँ कोयला होता था, हाँ पेट्रोल होता, हाँ पेड़ होते थे, है ना, उस स्थिति में मत पहुंचा दीजिए, जंगल जरूर लगाइए। ठीक है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में मैंने बहुत चर्चा की है दोस्तों, मेरे पुराने वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, और उस पर मैंने वन्य जीव भी पढ़ाया है, वन्य जीव संरक्षण भी पढ़ाया है ना, और बहुत सारे आपको इस पर वीडियोस मेरे मिलेंगे, पर्यावरणीय आंदोलन भी पढ़ाए हैं। ज़रूर देखिए, पुराने वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, देखिए। और आप MP360 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। वन एवं वन्य जीव संरक्षण, वन जैव विविधता के हॉटस्पॉट होते हैं। जैव विविधता क्या होता है दोस्तों, जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, और जैव विविधता को संरक्षित रखना प्राकृतिक संरक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, क्योंकि विविधता के नष्ट होने पर पारिस्थितिक स्थायित्व, इकोलॉजिकल बैलेंस भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विविधता, है ना, विविध स्पीसीज की संख्या होती है। बायोडायवर्सिटी किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली विविध स्पीसीज, है ना, की संख्या होती है, जैसे पुष्पीय पादप, पक्षी, कीट, सरीसृप, जीवाणु, इनकी कितनी अधिक प्रजातियां किसी क्षेत्र में पाई जा रही है, स्थानीय प्रजातियां, वो क्या होगी, वहां की जैव विविधता होती है। किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली बहुत प्रकार की स्पीसीज की संख्या, है ना। तप्त स्थल, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती, हॉटस्पॉट कहलाता है। भारत में भी 4 हॉटस्पॉट है, मुख्य रूप से 3। ठीक है, इन हॉटस्पॉट को भी बड़े डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहां अनेक प्रकार की संपदा पाई जाती है वो हॉटस्पॉट कहलाता है, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, ठीक है, सुंड्रा लैंड, इंडोमलाया भी इसको कहते हैं। ठीक है, इंडो बर्मा हो गया, ये भारत के 4 हॉटस्पॉट हैं, मुख्य रूप से 3 मुख्य भूमि में पाए जाते हैं, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। ठीक है, जिसको इंडोमलाया या सुंड्रा लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। ये तप्त स्थल हॉटस्पॉट होते हैं, और हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्मन
मायर्स महोदय ने दी थी। ठीक है, नॉर्मन मायर्स महोदय ने दी थी। ठीक है, अगला दावेदार, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, है ना, वे उसके दावेदार होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, जैसे मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर होता है, तो वो उसका दावेदार कह दिया जाता है। आइए अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली चर्चा करते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण में हम पढ़ रहे हैं, वन ऐसे उदाहरण जहां निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई है। ठीक है, वन ऐसे उदाहरण जहां के निवासियों ने वन संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाई होती है, वे वहां के दावेदार हो सकते हैं। जैसे आइए देखते हैं इनके विषय में। आपको अगर बहुत डिटेल में पढ़ना है, जैसे खेजड़ी वृक्ष, तो मैं बताऊंगा विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन के लिए आप पुराने वीडियोस देखिए मेरे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मजेदार तरीके से मैंने बताया है। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना किसने की, है ना, विष्णुई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में गुरु जम्बेश्वर ने की थी। ये सारे फैक्ट के साथ मैंने पढ़ाए पूरे के पूरे आंदोलन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अमृता देवी विष्णु एक महिला थी। 1731 में राजस्थान के जोधपुर के गांव खेजरी में, और खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया, अपनी जान दी, और साथ में 363 लोग मारे गए। ठीक है, ध्यान रखिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन था। ठीक है, और जब, है ना, रॉबर्ट बाइट महोदय ने ये कहानी सुनी, तो उन्होंने इसकी कहानी लिखी भी, और पूरी दुनिया को पता चला कि प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन भारत में हुआ था, जो एक महिला अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था। और आज भी इनके नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखिए, माना भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार उनकी स्मृति में देना शुरू किया है। ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो वन संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थी। इनके विषय में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, पर्यावरण संबंधी सारे आंदोलन जरूर देखिएगा। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखंड, वर्तमान उत्तराखंड, उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये गढ़वाल क्षेत्र है, और यहाँ गांव है रैनी, लिखा है, इसको रैनी भी पढ़ सकते हैं अपन। मुख्य रूप से वहाँ का जो नाम है वो रैनी ही है। ठीक है, रैनी गांव से शुरू हुआ था, और यहाँ की महिलाएं तब उस वन में पहुंच गई थी जब ठेकेदार वृक्ष काटने आ रहे थे। ध्यान रखिए दोस्तों, ये आंदोलन की जो मुख्य भूमिका अदा की थी वो सुंदरलाल बहुगुणा, पंडित चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी आदि लोगों ने की थी। कामरेड गोविंद सिंह का भी नाम इसमें जुड़ता है। ठीक है, महिलाएं पेड़ों को चिपक कर खड़ी हो जाती थी और आदमियों को वृक्ष काटने से रोक देती थी। तो सभी के लिए जल, यह जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता होती है। सभी जीवों की मूलभूत फंडामेंटल जो है वो फंडामेंटल सभी जीवों की आवश्यकता होती है। यह है जल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकता है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्षा हमारे लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वर्षा से ही पृथ्वी पर जल आता है। भारत के कई क्षेत्रों में बांध, ठीक है, डैम, तालाब और नहरें सिंचाई के लिए उपयोग किए जाते। बांध बांध में जल संग्रहण काफी मात्रा में किया जा सकता है, जिसका उपयोग सिंचाई में ही नहीं बल्कि विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। विद्युत उत्पादन में आजकल बिजली बनाने में बांधों से टरबाइन पर पानी गिराया जाता है और बिजली बनाई जाती है। इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। सभी के लिए जल में आगे पढ़ेंगे। कई बड़ी नदियों के जल प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बांध बनाए गए हैं। जैसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों, ये टेहरी बांध है, सबसे ऊंचा है बांध, बहुत लंबा बहुत ज्यादा नहीं पर ऊंचा बहुत है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। भांगड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर है। बांधों के लाभ क्या होते हैं? सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित, पीने के लिए पानी, विद्युत उत्पादन। ठीक है, क्षेत्रों में लगातार जल का वितरण भी होता रहता है। बांधों से हानियां क्या होती हैं? कई सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। ठीक है, क्योंकि किसान और आदिवासी विस्थापित हो जाते, जब बांध बनाए जाते तो भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। और ध्यान रखिए, इस क्षेत्र में जो पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं, तो वनों का भी क्षय होता है, जैव विविधता को हानि मिलती है होती है। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सी प्रजातियां होंगी ना, वो बहुत सी प्रजातियां कम हो जाएंगी, तो जैव विविधता को हानि होगी, पर्यावरण संतुलन भी बिगड़ जाएगा, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने से तात्पर्य क्या है? जब कुछ मानवीय क्रियाएं होती हैं तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। आर्थिक समस्याएं क्या होती है? जनता का अत्यधिक धन लगता है ना, उस अनुपात में उन्हें लाभ नहीं मिलता है। जल संग्रहण जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य होता है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना।
ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन से वर्षा जल को भूमि के अंदर भौम जल के रूप में संरक्षित किया जाता है, भूमि के जल के रूप में संरक्षित किया जाता है। जल संग्रहण भारत में बहुत प्राचीन संकल्पना है, बहुत पहले से हमारे यहाँ जल संरक्षित किया जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार से भारत में जल संरक्षण किया जाता था। पहले के लोग तो पानी को बहुत मूल्यवान मानते थे। और भौम जल संरक्षण के लाभ क्या होते? पानी का एक तो वाष्पीकरण नहीं हो जाता है और वह कुओं को भी भरता है, और यही पानी क्या होता है, भूमि के जल स्तर को भी बढ़ाता है, पौधों को नमी पहुंचाता है। और पौधे किस जल का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पौधे केशकीय जल या कैपिलरी वाटर का उपयोग करते हैं। और मच्छरों के जनन की समस्या भी नहीं होती। जंतुओं के अपशिष्ट के संदूषण से सुरक्षित रहता है, मतलब जो जानवरों का मल मूत्र होता है उससे भी भूमिगत जल सुरक्षित बना रहता है। अगला देखते हैं कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम दोस्तों अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन जिनका जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, जो एक बार उपयोग कर लिए गए दोबारा इनका आप उपयोग नहीं कर पाओगे। ये संसाधन क्षय संसाधन कहलाती है, अक्षय नहीं होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं, है ना। इन्हें जीवाश्म ईंधन या फॉसिल्स फ्यूल भी कहा जाता है। कोयला पेट्रोलियम, तो कोयले का निर्माण 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में वनस्पतियों के अवशेष बड़े अधिक मात्रा पर दबाव दाव के कारण, ठीक है, यहाँ पर अंदर ही अंदर विघटन होता रहा और वनस्पति अवशेषों के अपघटन से कोयले का निर्माण हुआ। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों मृत अवशेषों के अपघटन से हुआ है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों मृत अवशेषों, ठीक है, के अवशेषों से हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिए। ठीक है, और है ना, यह अपघटन उच्च दाब और उच्च ताप के कारण हुआ है। ठीक है, बहुत अधिक ताप और बहुत अधिक दाब यहाँ पर रहता है, उसके कारण हुआ। और पेट्रोलियम के निर्माण में लाखों वर्ष लगे तब जाकर के ये बना है। और कोयला और पेट्रोल भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्वरूप के साथ आज इनका उपयोग किया जा रहा है वो भविष्य में समाप्त हो जाने वाले हैं दोस्तों, लिमिटेड हैं क्योंकि, इसलिए इनका उपयोग मितव्ययिता के साथ करिए। वर्तमान दर से प्रयोग करने पर कोयला अगले 200 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। वर्तमान दर से प्रयोग करने पर पेट्रोलियम केवल अगले 40 वर्षों तक ही मिलेगा, इसके बाद समाप्त हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां भी हैं दोस्तों, इसलिए इनको लिमिटेड मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होते हैं। वायु प्रदूषण, कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित करती है। ध्यान रखिए, वायु प्रदूषण के लिए कोयले और हाइड्रोकार्बन के दहन से बड़ी मात्रा में निकलता CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं। उससे कई बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कई रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे दमा, खांसी, इनका कारण बनते हैं। वैश्विक ऊष्मन, इसको अपन आम भाषा में कहते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को दूसरे शब्दों में कहें तो वैश्विक तापमान। ठीक है, वैश्विक तापमान से तात्पर्य होता है विश्व के औसत तापमान में वृद्धि होना, और इसके बहुत घातक प्रभाव होंगे दोस्तों। ठीक है, जो ग्लेशियर्स हैं उनका जल पिघलेगा और समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा, जिससे जो तटीय क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 गैस उत्पन्न होती है, जो ग्रीन हाउस गैस होती है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है, जिससे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाली हानियां और बढ़े। ठीक है, तो कोयले जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। ठीक है, उनका उपयोग एक लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि ये समाप्त होते हैं और सीमित, कुछ समय के बाद ये सीमित हो जाते हैं। ठीक है, और एक बार समाप्त होने के बाद, ठीक है, इन्हें बहुत जल्द नहीं बनाया जा सकता, निकट भविष्य में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनकी निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लाखों वर्ष लग जाते हैं तब ये जाकर बन पाते हैं। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के उपाय, जिन विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है उनका स्विच बंद कर दीजिए, उनका स्विच बंद करें और ये मानकर चलें कि अब इनका उपयोग आपको लिमिटेड करना है। ठीक है, बिल्कुल इनका उपयोग मितव्ययिता के साथ करिए। जब आप जिस कमरे में नहीं है तो पंखा बंद कर दीजिए, CFL का उपयोग ना करें। ठीक है, जिससे बिजली की बचत होगी। निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करें। खुद की कार चलाने से अच्छा है कि ट्रेन से जाएं या मेट्रो से जाएं। ठीक है, लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ी का उपयोग करें। ठीक है, जहां तक हो सके
सोलर कुकर का उपयोग करें, जिससे कि, है ना, जो सोलर कुकर का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो आपके घर की एलपीजी बच जाएगी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बच जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रबंधन, तो संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण। वर्तमान समय में हमें पेट्रोलियम, डीजल आदि संसाधनों का सावधानी पूर्वक दोहन करना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इनके भंडार समाप्त होने लगे हैं। ध्यान रखिए, वर्तमान समय में पेट्रोलियम, डीजल बहुत लिमिटेड है, तो इनका लिमिटेड उपयोग करना है, क्योंकि ये समाप्त हो जाएंगे। और यदि इनका उचित दोहन नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को केवल कहेंगे हाँ पेट्रोल होता था, हाँ डीजल होता था, हाँ पेड़ होते थे। तो आप अभी से संकल्प लीजिए कि हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये माता हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। इसी उद्देश्य को पाल करके इन चीज़ों का उपयोग करें। तो आज के लिए केवल मैं इतना ही दोस्तों कहना चाहूँगा। अगली चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और दीपोत्सव पर्व आप बड़े अच्छे से मना रहे हैं। आज भाई दूज का त्यौहार है, तो आप इस त्यौहार को भी खूब रंगारंग बनाइए, साथ ही अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करते रहिए और अपने चयन तक पहुंचिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और MP360 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे मेरे अगले रिचुअल्स के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन तक जाना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। और जब भी सब्सक्रिप्शन लीजिए तो इस कोड को डालना मत भूलिए, जो आपको देगा 10% का डिस्काउंट। आज के लिए दोस्तों केवल इतना ही, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम दोस्तों, वंदे मातरम।